नमस्कार, मैं हूं नीलू व्यास। मुझे नहीं पता कि ये खबर कितनी लोगों को बड़ी लग रही है, लेकिन एक खबर जो इस समय ब्रेकिंग है कि आयतुल्ला खामेनेई का जो स्टेट फ्यूनरल था, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को बकायदा मसूद पेजेश्किया, जो वहां ईरान के राष्ट्रपति है, उन्होंने इनवाइट किया था, यानी कि खुद से निमंत्रण दिया था कि मोदी जी आप आइए। उसी तरीके से बाकी देशों के जो स्टेट हेड्स हैं उनको भी इनवाइट किया गया। लेकिन मोदी जाने को तो छोड़ दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे, ये तो अब पक्का हो गया कि मोदी जी नहीं जा रहे। लेकिन मोदी जी जिनको भेज रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनका लोकस स्टैंडर्ड क्या है। अब सोचिए, ईरान विल बी रिप्रेजेंटेड एट द स्टेट फ्यूनरल ऑफ ईरान सुप्रीम इंडिया विल बी रिप्रेजेंटेड एट द स्टेट फ्यूनरल ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई बाय बिहार गवर्नर, यानी कि बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, ये पवित्र मार्गरीटा, ये दोनों लोग जाएंगे। अब पवित्र मार्गरीटा को कितने लोग जानते हैं? आप सोचिए कि ईरान से इस समय कितने संवेदनशील रिश्ते भारत के हैं। सारा तेल हमारा वहां से आना है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंस मोदी जी कितनी दे रहे हैं कि पवित्र मार्गरीटा को और बिहार के राज्यपाल को वहां भेज रहे हैं। इसका लोकस स्टैंडर्ड क्या है, इसका लॉजिक क्या है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि इतने संवेदनशील माहौल के बीच में अगर अभी भी मोदी जी की आंख नहीं खुली और उनको लगा कि अरे ईरान तो ऐसे वैसे ही है, हम क्या करेंगे जाके, हमारी तो इज्जत कम हो जाएगी, हमें तो इसराइल और अमेरिका के साथ रहना है, तो ये जो रवैया मोदी जी का दिख रहा है, आज इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो दोनों डिग्नेटरीज हैं, आपको बता दें कि उसमें कई सारी सेरेमनीज हैं जो 4 जुलाई से आयतुल्ला खामेनेई के स्टेट फ्यूनरल को लेकर शुरू होंगी। और लेकिन मोदी जी का कारण क्या है, मोदी जी क्यों नहीं जा रहे? मोदी जी के लिए इंडोनेशिया का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी न्यूजीलैंड जाएंगे, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ये 3 देशों का दौरा मोदी जी के लिए इतना इंपॉर्टेंट था। कौन सा वहां पर आसमान तोड़कर मोदी जी लाने वाले हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी जी ने कह दिया कि वो बिजी हैं इन तीनों देशों के दौरे पर, इसलिए मोदी जी नहीं आएंगे। और इसलिए ऐसे वैसे कोई पवित्र मार्गरीटा को भेज दिया, जिनको आधे लोग जानते नहीं है, भारत को वो रिप्रेजेंट करते भी हैं या नहीं है, उन लोगों को आधों को पता ही नहीं होगा। और बिहार के राज्यपाल के जाने का क्या औचित्य है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब आप ये सोचिए, इसको लेकर लोगों ने ट्वीट्स ऑलरेडी करने शुरू कर दिए हैं। इस पर मैं एक एक करके अब आपको ट्वीट दिखाती हूँ। ये देखिए, जनरल जीडी बख्शी तक ने कह डाला। जीडी बख्शी, मिस्टर शर्मा का ट्वीट है जिस पर जीडी बख्शी का एक स्टेटमेंट है, और वो कह रहे हैं, जीडी बख्शी टेल्स मोदी टू चूज इंडियाज इंटरेस्ट। मेजर जनरल जीडी बख्शी सेज पीएम मोदी शुड अटेंड खामेनेई's फ्यूनरल बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट प्रोटोकॉल, दिस इज स्ट्रैटेजी, यानी कि एक रणनीति का हिस्सा है कि आप स्टेट फ्यूनरल अटेंड करने जाएं। जीडी बख्शी ऐसा व्यक्ति मोदी जी के लिए कह रहा है। ईरान once supplied nearly 30% of India's oil before sanctions. It's closer, cheaper to transport and faster than most alternatives. India invested heavily in Chabahar, then slowed down under US pressure. Bakshi says India must return because it gives access to Afghanistan and Central Asia without depending on Pakistan. The bigger message, India cannot keep bending whenever America applies pressure. If India claims strategic autonomy and wants to be the voice of the global south, it has to act like it. सोचिए, जीडी बख्शी जैसा अगर व्यक्ति इस बात को कह रहा है, तो आप सोच सकते हैं। उसी तरीके से प्रवीण सहानी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, और उन्होंने भी क्या लिखा है, उन्होंने ये लिखा था, उन्होंने तो अभी 2-3 दिन पहले इस पर वीडियो भी किया था, और उस वीडियो के एक ट्वीट को मैंने चलाया भी था। और आज उन्होंने अभी 3 घंटे पहले जो उनका ट्वीट है, वो ये कहता है कि देयर इट इज, मोदी विल नॉट अटेंड अली खामेनेई's फ्यूनरल, extremely unfortunate for India at the time when the world is going through a once in a century change. India has chosen not to stand with global south nations and the new world order where hope, development and prosperity resides. Nothing should be expected from India's BRICS presidency this year. और सिद्धांत सिबल ने भी उसको ट्वीट करके ये खबर बताई थी कि देखिए, ब्रेकिंग, बिहार गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन एंड एमओएस पवित्र मार्गरीटा टू रिप्रेजेंट इंडिया एट खामेनेई's फ्यूनरल।
और उस पर लोगों ने खूब सारी टिप्पणियां की हैं। लेकिन मोदी जी के इस रवैये को देखकर क्या कहा जाए, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल कमेंटेटर मीनू जैन जी हैं। मीनू जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसका अंदेशा तो था, इसका डर भी था, इसकी पॉसिबिलिटी भी पूरी थी कि मोदी जी नहीं जाएंगे। लेकिन एक बेनिफिट ऑफ डाउट पूरे देश ने मोदी जी को दिया था कि शायद मोदी जी की आंखें खुल जाए और शायद उनके अंतरात्मा से एक आवाज आए कि भाई, पहले तो हमने बहुत गलत किया ईरान के साथ, अब एक मौका था, उन गलतियों को हम ठीक कर लेंगे। आज वो भी मौका मोदी जी ने गवा दिया। क्या कहेंगी मैम? जी बिल्कुल। आपने बिल्कुल एकदम सही कहा कि मोदी जी ने ये मौका गवा दिया है कि हम ईरान के साथ अपनी जो ब्रोकन टाइज थी, जो रिलेशनशिप थी, उसको हम रेस्टोर कर सकते थे। इस वक्त बिल्कुल आराम से हो सकता था। आपने बता दिया है, ईरान को बता दिया, पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम ग्लोबल साउथ का लीडर तो बनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जहां पे हमें मिलने के लिए पूरी सजा के थाली रखी हुई है, हम वो नहीं करेंगे। हम अभी भी अमेरिका के पाले में बैठे हुए हैं, और हमारा इसराइल जो है एशिया में, हमारा इसराइल के साथ हमारी दोस्ती है, और गहरी दोस्ती है। और ये दोस्ती वो दोस्ती है, देखिए, जो ये ईरान इसराइल युद्ध शुरू होने से 48 आवर्स पहले जो राहुल मोदी जी गए थे वहां पे, उससे जो बदनामी हुई थी कि मोदी जी को पता था, मोदी जी इज हैंड इन ग्लव्स विद इसराइल, कि ईरान के ऊपर हमला होना है, उसका जो दाग था वो मोदी जी मिटा सकते थे, लेकिन वो नहीं मिटा रहे हैं। इसमें दो तीन चीजें हैं कि नंबर एक, तो आप अभी भी ट्रंप से इतने घबराते हैं, डरे हुए हैं। बहुत सारे कारण है उसमें, अडानी का कारण है उसमें, एप्स्टीन फाइल का कारण है उसमें, टैरिफ का मुद्दा है। और अभी देख रहे हैं आप कि अडानी वाला मुद्दा अभी दबा नहीं है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो तो मोदी जी ने पैसा दे लेके उसको खत्म कर दिया है, किस्से को। वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो वहीं का मॉन्स्टर वहीं खड़ा हुआ है अभी। तो वो उसके बाद भी अभी एप्स्टीन का मुद्दा भी वहीं के वहीं खड़ा है, टैरिफ का भी आपके सामने कोई डील निकल के आई नहीं है। तो मोदी जी इतने इनएफिशिएंट रूलर हैं इस देश के, इनएफिशिएंट प्रधानमंत्री हैं, कि वो किसी भी मुद्दे पे अपना स्टैंड नहीं रख पा रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा वो दबे हुए हैं कि पूरी दुनिया इस टाइम ट्रम्प के खिलाफ खड़ी हुई है। आप देखेंगे कि मेलोनी का आया था, मार्क कार्नी का आया है, और जो आपके मर्ज का आया है, जर्मनी के जो चांसलर है। तो सब लोग जो अपने अपने स्टेट के इंटरेस्ट को, अपने अपने कंट्री के इंटरेस्ट को ऊपर रख के चल रहे हैं। एक हमारे मोदी जी हैं कि जो अमेरिका के इंटरेस्ट को ऊपर रख रहे हैं, वो इसराइल के इंटरेस्ट को ऊपर रख रहे हैं। और मोदी जी ये नहीं देख रहे हैं कि हम इसराइल जो ईरान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है, और इसी साल आपके यहाँ ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है, समिट मीटिंग होने वाला है। तो आप मतलब क्या दे सकते हैं एक आपके मेंबर कंट्री को? आप चेयर हैं इस टाइम ईरान की और ब्रिक्स की, और आप ब्रिक्स के ही मेंबर के साथ इतना सब कुछ हो गया, और आपने एक सांस भी नहीं भरी। मतलब उनके लिए आपने, उनके बच्चियां मारी गई 168 बच्चियां, उस पे आपने कोई कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं भेजा। ये खमेनेई जिनका फ्यूनरल है, उनकी मौत पे दुनिया ने कॉन्डोलेंस मैसेज तो भेजा, किसने किया क्या किया वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी ने वो भी नहीं भेजा। उसके बावजूद आप सदाशयता देखिए ईरान की। उससे पहले आप देख, याद होगा कि ईरान का जो नेवल शिप हमारे यहाँ एक्सरसाइज में आया था, वो वापस लौट रहा था अपने देश, और उसको श्रीलंका के पास डीप वाटर्स में डुबा दिया, टॉर्पीडो कर दिया अमेरिका ने। हमने तब भी चू नहीं की, हम चुप रहे कि हमारे ही पानी में, हमारे ही यहाँ से गया आदमी, और वो बिल्कुल निहत्था था उस वक्त, क्योंकि उनके पास वेपन्स नहीं होते हैं ऐसे ही जब एक्सरसाइज में आते हैं शिप, नेवल शिप। और वो हो गया, तब भी आप चुप रहे। मतलब आपने गलती पे गलती, गलती पे गलती करते रहे, और आपके और हमारे जैसे तो बहुत छोटे मोटे वो है, लेकिन जो हमारे देश के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार वार्निंग देते रहे, समझाते रहे, सलाह देते रहे कि नहीं ये मत करिए आप। आपका सिविलाइजेशनल फ्रेंड है, साथी है, कंपेनियन है। जैसे आप 5000 साल पुरानी सभ्यता है, वो भी उससे उतनी ही पुरानी सभ्यता है। तो आपका साथ दीजिए। लेकिन मोदी जी नहीं समझे, मोदी जी को इन चीजों का नहीं है। उनका अमेरिका और इसराइल से तो गाइडेड हो ही रही है उनकी, इनकी जो पॉलिसीज हैं। उसके अलावा उनकी इंटरनल जो डोमेस्टिक पॉलिसी, जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उससे भी गाइडेड हो रही है उनकी नजर में अभी भी। कि उनको लगता है कि अभी भी मुसलमान के अगेंस्ट हम अगर मैं खड़ा रहूंगा तो मुझे वोट आज भी मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन हुआ, जिसपे कि आपने एक अननोन से व्यक्ति को, जो बिहार के गवर्नर हैं उनको, और एक पवित्रा मार्गरेटा एमओएस को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर में है वो, उनको आप भेज रहे हैं। मतलब एटलीस्ट कम से कम वो डिजर्व करते थे। ईरान जिस तरीके का उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, मतलब मोदी जी की लाख बदतमीजी होके मैं तो यही कहूंगी, उसके बावजूद उन्होंने इनवाइट भेजा इनको।
कि आप आइए फ्यूनरल में। नीलू जी, सवाल लेकिन ये उठता है कि अब ईरान कैसे पेश आएगा? ये तो ईरान की बहुत बड़ी बेइज्जती मोदी जी ने एक तरीके से कर दी। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? सोचे, हम लोग, हमारे देश ने या मोदी जी ने कहा जाए, हम लोग तो लगातार इस पर आवाज उठा ही रहे थे कि भाई एक कंडोलेंस मैसेज तक उन इतने सारे बच्चे मर गए थे उस पर नहीं भेजा, किसी भी तरीके की कोई संवेदना, कुछ नहीं। अब कम से कम अब वो चीज करने का मौका था, तो आज भी मोदी जी ने एक तरीके से लात मार दिया ईरान को। इसको लात मारना ही कहेंगे, और क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ईरान के साथ हमारा हमारा इंटरेस्ट भी जुड़े हुए हैं, जिसको कहते हैं ना, स्वार्थ जुड़े हुए हैं हमारे। हमको सस्ता और सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो उनका क्रूड ऑयल होता है दुनिया में, उसकी रिफाइन करना इज वेरी इजी। बनिस्बत कि आप जो वेनेजुएला से मंगवा रहे हैं, उसकी जो कार्टेज आपको डबल ट्रिपल फोर फोल्ड बताते हैं लगती है वो, और दैट इज नॉट टू इजी टू फिल्टर। उसको इतना ज्यादा आराम से आप फिल्टर नहीं कर पाते हैं। वो तो चांस की बात है कि आपकी जो जामनगर रिफाइनरी है रिलायंस की, उसके अंदर इस तरह की कैपेसिटीज है उसके अंदर कि वो वेनेजुएला के ऑयल को रिफाइन कर सकती है। तो आप दबाव में इतने ज्यादा हैं कि आप वेनेजुएला का तेल लेने के लिए तैयार हो गए। अब इधर से आपको वो जो ईरान है वो लगातार अपना बड़ा दिल दिखाता रहता है। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त जैसे यहाँ हाहाकार मच गया था एलपीजी का, उस वक्त भी उन्होंने मोदी जी की लाख बदतमीजियों के बावजूद उन्होंने टैंकर्स, दो टैंकर्स को जाने दिया कि नहीं, इंडिया की पब्लिक हमारे साथ है। मतलब उन्होंने डिफरेंशिएट किया नेता में और पब्लिक में। उन्होंने तो उन्होंने कहा हम युद्ध के, पब्लिक को। मीनू मैम, उन्होंने तो युद्ध के बीच में इंडिया को डिफेंड भी किया है, फिर यह हालत है। जी, जी हाँ। तो उसके बावजूद ये हालत है, मतलब आपके अंदर या तो समझदारी नहीं है, या आपकी जो सेंसिबिलिटीज है वो बिल्कुल ही ब्लंट हो गई हैं, और या जो आपको लोग जो आपको सलाह दे रहे हैं, मतलब आपको ट्रम्प जो है समझदारी तो बार होगी बार। मैम, इतनी 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 बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल मीटिंग्स मोदी जी करते हैं, ये कहना कि उनको समझदारी नहीं होगी, ये तो आई थिंक हम लोग की मिसरीडिंग हो जाएगी। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर लात मारने का काम मोदी जी कर रहे हैं कि कोई कुछ भी कहता रहे, हमारे चाहे देश के इंटरेस्ट कुर्बान हो जाए, लेकिन हम ईरान से दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, आपको बढ़ाना चाहिए था सारी। देखिए, एक अगेन बात आ रही है कि एक जो ये इस मुहाने के ऊपर जो दुनिया है इस वक्त, जो इतिहास है वो करवट बदल रहा है नीलू। अब किसने सोचा था कि ईरान के सामने अमेरिका ने सरेंडर किया है? जो उसकी शर्तें हैं, आप जो अकॉर्ड, इस्लामाबाद अकॉर्ड, आप वो उसकी भी तो बात करिए। जब इसकी बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि मोदी जी की पॉलिसीज की वजह से आज हम इस स्थिति में खड़े हैं कि हमारे सामने पाकिस्तान जैसा एक बिल्कुल बैंकरप्ट कंट्री, वो इस्लामाबाद अकॉर्ड वो मीडिएशन कर रहा है, और उसके नाम सेरा लिखा जा रहा है, उसका प्रधानमंत्री उस अकॉर्ड पे साइन कर रहा है पाकिस्तान का। और वी आर नोवेयर। प्रधानमंत्री चौथे देश नंबर की अर्थव्यवस्था बताते हैं अपने को, ग्लोबल साउथ का लीडर बताते हैं, और पता नहीं क्या क्या विश्व गुरु बताते हैं और बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन यू आर नोवेयर टू बी सीन। आपका कोई कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है कि इंडिया का क्या रोल है। आपने अपने आप को, नीलू जी, जिस वक्त हमारे देश में खाने के लिए अनाज नहीं था, उस वक्त भी रीढ़ सीधी रखी इस देश के प्रधानमंत्रियों ने अपनी। गलत को गलत कहा और सही को सही कहा। और आज हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हाँ, आज हम ईरान के नीचे दबे हुए हैं, आज हम पाकिस्तान, अमेरिका के नीचे दबे हुए हैं। अमेरिका से दब कौन रहा है आज बताइए? चाइना दब रहा है, पाकिस्तान, रूस दब रहा है, यूरोप का कौन सा कंट्री दब रहा है? सब अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रख रहे हैं। और टैरिफ की बात में सबने करी आया ट्रम्प को। एक मोदी जी थे जो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे रहे, गालियां खाते रहे। इसमें मजे की बात यह है कि ट्रम्प इतनी बेइज्जती करता है, मोदी की इतनी बेइज्जती करता है, वो उनको कह रहा है यू आर ब्यूटीफुल स्किन, ग्लोइंग स्किन। मत कोई कहता है ये हेड ऑफ स्टेट, अमेरिका का हेड ऑफ स्टेट, एक इंडिया के हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसको कह रहा है गवर्नमेंट को कि तुम बड़े सुंदर हो, बड़ी ग्लोइंग स्किन है। इससे ज्यादा बेइज्जती। और मतलब आपका ये है कि उनकी नजर में आप हंसी, ये जो कहते हैं ना, जो कहते हैं कि बट ऑफ जोक्स हैं आप उनके लिए, वो आपके मजाक उड़ा रहे हैं। तो मोदी जी ने अपनी तारीफ समझकर उसको गले लगा लिया होगा कि देखिए ट्रम्प ऐसा व्यक्ति हमारी कितनी तारीफ कर रहा है। हम उसकी बात आज ना करके, बल्कि ये ईरान को, जिस तरीके से आज मोदी जी ने ईरान की बेइज्जती की है, ईरान को लात मारा है, आज एक बड़ा संदेश मोदी जी ने आज क्या दे दिया। क्योंकि लोग कह रहे थे कि शायद गुड सेंस प्रिवेल्स एंड प्रोबेबली और परहैप्स प्राइम मिनिस्टर मोदी माइट गो टू ईरान, लेकिन आज वो चीज नहीं हुई। आज कितना बड़ा संदेश, और क्या संदेश, एक जो नेगेटिव संदेश मोदी जी ने आज दिया है, वो क्या दिया है? मोदी जी ने ये संदेश दिया है कि मैं जो हूं, मैं अपने जो साउथ एशिया का जो रीजन है या वेस्ट एशिया का जो रीजन है,
वहां उनके लोगों से, वहां पे जो ईरान नाम का जो देश का एक एक नई शक्ति का जो उदय हुआ है, मैं उसके साथ एसोसिएट नहीं करता हूं। मैं जो वेस्ट एशिया में, मैं इसराइल के साथ ही रहने वाला हूं। और मैं अमेरिका का पिट्ठू बन के रहूंगा, मैं अमेरिका के गोद में ही बैठा रहूंगा। उसमें चाहे मुझे कितना भी महंगा तेल खरीदना पड़े, कितना भी मुझे महंगा टैरिफ पे करना पड़े, नहीं, हमारे टैरिफ की देश वजह की से। जनता भाड़ में चली जाए, लेकिन मोदी जी ईरान से हाथ नहीं बढ़ाएंगे दोस्ती का। जी नहीं बढ़ाएंगे। और ये देखिए कि नया जो जो जिसको अपने देश की भाषा में कहते हैं नए समीकरण बन रहे हैं जो दुनिया की पॉलिटिक्स में, उसमें ईरान एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर के आ रहा है। अभी आप देखिएगा कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके आपस में जो अभी नया सेटिंग हो रहा है, अब नई बिल्कुल जो बिल्कुल। व्यवस्था उभर के आ रही है, तो उसमें आपका तो कोई रोल ही नहीं है। आपको ये भी सोचना चाहिए कि उस इलाके में, गल्फ रीजन में, आपके 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय वहां पे रहते हैं, उनका रोजगार है, नौकरी है, उनकी रोजी रोटी है वहां पे। आपको मतलब आपने सब कुछ एक तरफ ताक पे रख दिया, और आप एक वो जहां नई उभरती शक्ति है गल्फ रीजन की, ईरान, उसको आपने बिल्कुल, उसको आप एक्नॉलेज करने से ही इनकार कर रहे हैं। मतलब आपके वो एलिफेंट इन द रूम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली है सब। आप उसको देखिए तो सही कि खतरा आपके सामने, आपके घर के सामने बिल्कुल खड़ा हुआ है वो। और लेकिन क्योंकि आपने जो किया है, अब देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें बात यह है कि जितनी भी चाइना हुआ या रशिया हुआ, उन्होंने, सबको मालूम है कि इनडायरेक्टली उन्होंने ईरान को हेल्प किया है, और बाकी की बची खुची पाकिस्तान ने किया है। और अभी उन्होंने जो पाकिस्तान का मीडिएशन चल रहा है, उसमें आप देखिए कि उनके जो राष्ट्रपति है ईरान के, पेजेश्कियान, वो वहां गए पाकिस्तान की यात्रा पे। और वो क्यों गए, उसमें कहा, बताया जाता है, रीजन की जो नए आयतुल्ला है, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने हमारे बीच बचाव किया, बीच में आके, और आप अपनी जो लेकिन शुक्रिया अदा करने के लिए आज जाइए वहां। आज जिस तरीके से मोदी जी ने स्टेट फ्यूनरल में खामेनाई के ना जाकर ईरान की बेइज्जती की है, क्या आज मोदी जी ने एक तरीके से ये भी संदेश नहीं दे दिया कि भारत ने अभी तो कोई गलती नहीं की है, मोदी जी से कोई गलती नहीं हुई है ईरान को लेकर? और आज उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को भी ये बता दिया कि देखो, ईरान के प्रति हमारा यही रुख रहेगा, अब तुम लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से करो, हम इसराइल और अमेरिका के साथ ही रहेंगे। जी हाँ। देखिए अब जो मोदी जी जो कह रहे हैं, देखिए हमारे तो बहुत सारे इंटरेस्ट हैं वहां पे। आपका चाबहार का जो पोर्ट है, वहां आपका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको सीधे सेंट्रल एशिया में वहां से एंट्री मिलती है। आपका आपने वो खत्म कर दिया, तेल, जो कि मतलब कहते हैं कि जो बैकबोन है पूरी इकोनॉमी की। आपको सस्ता तेल बिल्कुल पड़ोस से मिल रहा है, और इससे पहले तो वो आपको बड़े कंसेशनल रेट्स पे भी दे रहा था। और अगर आप अपनी सदाशयता दिखाते, साथ देते उनका, इवन साथ ना भी देते, और आप फ्यूनरल में भी चले जाते, 168 बच्चियों के कत्ल पर आप एक बार के लिए कंडोलेंस मैसेज भेज देते, अयतुल्ला के मैसेज भेज देते, तो हो सकता है आज भी आपको कंसेशनल रेट्स पे ही मिलता रहता, दुनिया को प्रीमियम पे देते वो। लेकिन हो सकता है भारत को अभी भी, बिकॉज ऑफ पुरानी जो हमारा रिश्ता है, उसके मद्देनजर हो सकता है हमें आज भी कंसेशनल रेट पे मिलता। क्योंकि वो जिस तरीके का बड़ा दिल ईरान दिखा रहा है, बार बार, बार बार आपको, मतलब उन्होंने इनवाइट किया, ना चाहते तो ना भी करते कि भाई आप तो दुश्मन, उनका जो दुश्मन है इसराइल, मोदी जी वहां थे 48 आवर्स प्रायर टू दैट। तो वहां पे मोदी, उनको पता है कि मोदी को पता था सब इस अटैक में, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं चाहते कि भारत जैसे दोस्त को खोना। क्योंकि जो पूर्व की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने सब ने ईरान के साथ अपना मैत्री भाव रखा है। 40 साल से सैंक्शन लगे रहे, लेकिन हमारा जो था, हम लोग जो हैं, हम फिर भी वहां से तेल खरीदते रहे, और हमें सस्ते भाव दाम पे तेल मिलता रहा। उसके बाद ये ट्रम्प साहब आए, उन्होंने कहा जो खरीदेगा तेल वहां से, उसको उसके ऊपर सैंक्शन लगा दी जाएंगे। मोदी बिल्कुल जी तुरंत सरेंडर कर दिया। क्योंकि उन्होंने सरेंडर क्यों करा? क्योंकि जब ये सारे सैंक्शंस लगे कि ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, उस टाइम मोदी जी की अडानी का पैर दबा हुआ था, आज भी दबा हुआ है, बिल्कुल। एप्स्टीन फाइल का दबा हुआ है। तो आप जो है, आप ईरान को छोड़ के, आप एक जो नया शक्ति उभर रही है, और वो ब्रिक्स के भी मेंबर है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ब्रिक्स में मोदी जी फेस कैसे करेंगे। समझो वहीं का पेजिशकियान आ जाते हैं, सब ना भी आए, पेजिशकियान ना आए, आपके अगर अगराची आ जाते हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, कैसे फेस करेंगे मोदी जी? उनको बिल्कुल। क्या बताएंगे कि हम आपके तो अब ये मेरा जो मैम फाइनल आपसे सवाल है कि क्या आज जो ताबूत में एक आखिरी कील होती है, आज मोदी जी ने वो गाड़ दी है ईरान के साथ संबंधों में? क्योंकि कुछ भी हो जाए,
डेथ्स के समय में कोई भी इस तरीके से इतना इनसेंसिटिव, इतना असंवेदनशील कभी नहीं हो सकता। और ये एक ऐसा इनसेंसिटिव फेस प्रधानमंत्री मोदी का दिख रहा है, जो कि लोग एक्सपेक्ट तो करते थे, और लेकिन ये भी सोचते थे कि हो सकता है कि भाई देर आए दुरुस्त आए टाइप से लोग सोचने लगे थे कि हो सकता है कि भारत की जो कंपल्शंस हैं, भारत को रणनीतिक रूप से जो भारत के कंपल्शंस है उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी शायद ईरान के तरफ एक सॉफ्ट हैंड अपना एक्सटेंड करेंगे। लेकिन आज जब उन्होंने नहीं किया, तो क्या ये एक फाइनल नेल इन द कॉफन है? अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बची। नहीं, गुंजाइश तो इनफैक्ट तो आपको ईरान ने एक मौका मुहैया कराया कि प्लीज आइए, हमसे हाथ मिलाइए। उन्होंने उन्होंने अदरवाइज क्यों भेजना था उन्होंने इनवाइट? उन्होंने बिल्कुल इसीलिए भेजा कि हम आपको एक और मौका देते हैं कि शायद आपका मन बदल गया हो अभी। लेकिन मोदी जी आई थिंक सो कि फर्म है वो, कि जो मैं अभी कर रहा हूँ, प्रो इसराइल प्रो यूएस उनकी जो तो सही। नीति है इस वक्त, वो उस पर टिके हुए हैं। अब ये देखना होगा कि समय बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। बिल्कुल क्योंकि अब ये देखना पड़ेगा कि ट्रम्प आपको इज्जत से पेश आएगा या नहीं आज के बाद, कि आप वहां नहीं जाएंगे। और अगर वहां पे जेडी वांस पहुंच गया तो आप क्या करेंगे? ईरान पहुंच गया सपोजिटली, मैं अंदाजा कह रही हूं, तो बिल्कुल आप क्या बिल्कुल। करेंगे? और इट आपने इज क्वाइट लाइकली, हाँ, क्योंकि उनको ईरान की ताकत समझ में आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। वो खुद आप ये देखिए, ईरान अमेरिका ने अपनी नहीं, जो लेकिन पोजीशनिंग आप थी ये बड़ा उसको, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मान लीजिए जेडी वैंस या अमेरिकन कोई राजदूत या कोई बड़ा अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव पहुंच जाता है, तो फिर क्या करेंगे मोदी जी? वो हो सकता है मोदी जी ताबड़तोड़, क्योंकि ईरान तो ये बाजू में है, मान लीजिए मार्को 1000 रूबियो ही किलोमीटर। चले गए, मार्को रूबियो जो कि हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वही मान लीजिए क्वाइट चले गए लाइकली। फिर? हाँ, क्वाइट लाइकली। तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप, और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपने जिस लेवल के ऑफिसर्स को भेजा, आपने नीलू जी जो शुरू में बताया कि आप बिहार के गवर्नर को, मतलब बिहार के गवर्नर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं क्या बिहार के गवर्नर? वो तो अपॉइंटी है, इलेक्टेड भी नहीं है, किसी राज्यसभा लोकसभा के सदस्य नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है भाई। वह बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ना आप। और फिर आपने उसमें एमओएस, मतलब आपने ये बता दिया कि आप, हमारी नजर में आपकी कोई औकात नहीं है, और ईरान कह रहा है कि हमारी नजर में आपकी बहुत बड़ी औकात है। हम बिल्कुल आपको अभी भी बुला रहे हैं अपने आयतुल्ला की तेहरवी में, हम आपके आइए, आप हमारे हमसे संबंध रखिए। मोदी जी ने जो पुरानी सिविलाइजेशनल जो रिलेशन था उसको बिल्कुल उसके ऊपर झाड़ू मार दिया आज, बिल्कुल खल्लास। आप एक बिल्कुल प्लेन उसका पन्ना जो है उसके ऊपर बिल्कुल सब पेंट लगा दिया है कि भाई अब नया नया अध्याय शुरू करेंगे। और जो ये मोदी जी नया अध्याय शुरू करेंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा अभी बिल्कुल गॉड नोस। अभी, बिल्कुल और अभी देखिए, अभी अभी भी ईरान के हाथ में बहुत सारी चीजें, अभी अभी हॉर्मुज आपके लिए खुला नहीं है। अगर हो, ये भी तो हो सकता है कि खुल जाए हॉर्मुज और आपके ऊपर फी उसी तरह लगे उनकी, जो बिल्कुल वो बिल्कुल। फी लगा रहे जो, ये क्योंकि भी उनका संभव है। अधिकार खत्म नहीं हुआ है। टोल बिल्कुल वसूल, टोल नहीं, उसका वर्ड नाम फी बद कर दिया है अभी उन्होंने, बिल्कुल टर्म बदल दिया है। बिल्कुल तो बिल्कुल तब आपको वो भी बताएंगे आपको कि भाई आपको मौका दिया था, लेकिन आप नहीं चाहते हैं, तो भाई भरिए फीस। बिल्कुल तो आपने मतलब आपने जो एक अच्छा एक पड़ोसी जो आपके बिल्कुल एशिया में, जहां पे आप एक अच्छा संबंध बना, ना भी हो गहरी दोस्ती ना हो, एक कॉर्डियल रिलेशन तो आपको रिस्टोर करने का मौका मिला था। लेकिन आपने जो पुरानी, जो 70 साल पुरानी जो एक देश की जो वो थी, एक विदेश नीति थी, उसको आपने बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया है। और अब आप गजा के कातिल के साथ हैं, बूचर ऑफ गजा जिसको बोला जा रहा है, आप उसके साथ हैं। आप 168 बच्चियों को के कातिल के साथ में हैं। आप अब मोदी जी ने ये बता दिया है। तो बिल्कुल अब ये हो सकता है उनको लगता हो कि ये कलंक ढोके के साथ चलने में उनको ज्यादा फायदा हो। और बिल्कुल हो सकता है उनको ये भी लगता हो कि राम मंदिर का जो कलंक लगाया है अभी चढ़ावे का, उसको मैं इस तरह से पूछ सकता हूँ कि देखिए, मैं मुसलमानों से अभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल। चंदा खा लिया तो क्या। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।